नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में कि आपके हाथ में जो 10 रुपए या 20 रुपए के नोट हों, ये कागज़ के ना होंगे बल्कि प्लास्टिक के हों। क्योंकि इस संदर्भ में हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई उसने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है कि अपनी करेंसी प्रिंटिंग इकाई भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर सबस्ट्रेट, ये एक पदार्थ है जिससे प्लास्टिक के नोट बनाए जाते हैं। तो इस पदार्थ की आपूर्ति के लिए आरबीआई ने एक वैश्विक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने हमारे देश में प्लास्टिक नोट को लाने का प्रयास किया है। सबसे पहली बार 2009 में आरबीआई ने ऐसा प्रयास किया था और इसको सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन अब आरबीआई ने जो 2026 में किया है, हम उसको अभी तक का सबसे बड़ा कदम मानते हैं कि भारत में प्लास्टिक नोट को लाया जाएगा। तो आज के सेशन में हम इस पॉलीमर करेंसी के बारे में समझेंगे कि आखिरकार इस प्लास्टिक मुद्रा की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ी है, ये होता क्या है, ये बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन यानी बीओपीपी क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और आखिरकार भारत को प्लास्टिक मुद्रा की ज़रूरत पड़ी क्यों। एक तरफ हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम फिर से एक करेंसी को प्रिंट करने की बात करें, तो आखिरकार ये जो विरोधाभास है इसके पीछे का कारण क्या है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको अलग-अलग जो टर्म्स हैं, जो मैंने आपके साथ अभी शुरुआत में बताया, एक तो पॉलीमर करेंसी, दूसरा बीओपीपी और तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको समझते हैं। पॉलीमर करेंसी का मतलब एक ऐसा करेंसी जो पारंपरिक कॉटन पेपर के बजाय प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है। बीओपीपी यानी बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है? ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। ये जो बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। दरअसल बाई का मतलब क्या होता है? 2, एक्सियली का मतलब क्या होता है? दिशा, और ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? खींचना। तो ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको 2 दिशाओं में खींच कर बनाया जाता है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसमें कई सारे सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं, जिसमें एक तो ट्रांसपेरेंट वाला जो फीचर होता है वो जोड़ा जा सकता है। ये नमी प्रतिरोधी होती है, यानी कि इस पे मॉइस्चर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इसके फटने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो ये हमने बीओपीपी समझा। फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी आरबीआई ने जारी किया है, तो ये क्या होता है? देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा जारी की जाती है ताकि कोई भी कंपनी प्रारंभिक रुचि दिखा सके कि वो किसी भी चीज़ की आपूर्ति करने के लिए या उस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है। अब आपको ये समझना है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक प्रारंभिक रुचि आमंत्रित करने की प्रक्रिया है, ये अंतिम टेंडर नहीं होता। ठीक है, तो ये हम टर्म हमने डिस्कस किया। अब हम इस सवाल को समझते हैं कि आखिरकार भारत को पॉलीमर करेंसी क्यों चाहिए। तो भारत में आप देखेंगे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें पॉलीमर करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। पहला कि पॉलीमर करेंसी बहुत ज़्यादा टिकाऊ है। अगर हम पेपर नोट से इसकी तुलना करें तो ये पेपर नोट की तुलना में 2.5 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे तो हमें बार-बार छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार-बार जो पुराने नोट हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, तो फिर हमें नई नोट करेंसी छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 10 रुपए और 20 रुपए के जो नोट होते हैं, सबसे पहले इन्हीं में पॉलीमर करेंसी को लाया जाएगा, प्लास्टिक करेंसी को लाया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लेन-देन इसी 2 करेंसी में होता है, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट में होता है और सबसे ज़्यादा लेन-देन होने की वजह से सबसे जल्दी फटते भी यही हैं। तो 10 रुपए और 20 रुपए इन्हीं दोनों करेंसी में जो प्लास्टिक मुद्रा है वो सबसे पहले आरबीआई लाएगा। भारत में पॉलीमर करेंसी के पीछे का दूसरा कारण ये है कि ये हमारे देश में क्लीन नोट पॉलिसी में सहायता करेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है प्लास्टिक के नोट बनेंगे वो ज़्यादा टिकाऊ होंगे, कम खराब होंगे, तो उसका रिप्लेसमेंट कम करना पड़ेगा, उसकी प्रिंटिंग कम करनी पड़ेगी और इसकी वजह से जो करेंसी मैनेजमेंट है वो बेहतर हो पाएगा। फिर इसके बाद प्लास्टिक नोटों के आने के बाद हम नकली नोटों पर भी नियंत्रण लगा पाएँगे, क्योंकि पॉलीमर नोट जो होते हैं ना उसमें कई सारे मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स को जोड़ा जा सकता है। उसमें हम एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना सकते हैं जिसको नकली बनाना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा हम उसमें धात्विक चमक वाले अंक लगा सकते हैं, हम उसमें विशेष मैग्नेटिक सुरक्षा धागा लगा सकते हैं, हम उसमें 3 डायमेंशनल होलोग्राम लगा सकते हैं, हम उसमें ऐसे कुछ शैडो इमेजेस लगा सकते हैं जो विशेष कोण पर ही दिखाई देंगे, हम उसमें रंग बदलने वाले पैटर्न लगा सकते हैं, हम उसमें जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ उभरे हुए चिन्ह लगा सकते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना। तो इस प्लास्टिक नोट में कई सारे हम सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड कर सकते हैं जिसके बाद नकली नोटों पर नियंत्रण बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत को प्लास्टिक नोटों की ज़रूरत है। और एक और कारण कि ये करेंसी मैनेजमेंट में हमें लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि प्लास्टिक नोट आने के बाद प्रिंटिंग कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, तो स्टोरेज कम हो जाएगा, जो हमारी लॉजिस्टिक पूरी लागत है वो कम हो जाएगी और जो सॉइल नोट का डिस्ट्रक्शन होता है वो भी कम हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारे देश में आरबीआई के द्वारा करेंसी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी प्लास्टिक नोट आने के बाद। तो ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि भारत में हमें प्लास्टिक नोटों की ज़रूरत है। अब इस कदम का जिसमें आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों को लाने की पहल की है, इसका एक आर्थिक आधार भी है। जैसे आरबीआई का अगर आप वर्तमान खर्च देखें तो भारत में करेंसी मैनेजमेंट पर प्रतिवर्ष आरबीआई लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर हम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 5,101 करोड़ था। 2024-25 में 6,373 करोड़ था। 2025-26 में ये लगभग 5,000 करोड़ था। तो हर वर्ष आरबीआई प्रति जो है वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो अब हर वर्ष मान लीजिए कि 20 से 24 बिलियन सॉइल नोट अगर नष्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 10 रुपये, 20 रुपये और निम्न मूल्य वर्ग के नोट हैं, तो अगर हम इन मूल्य वर्ग के नोटों को प्लास्टिक नोट में कन्वर्ट कर दें, तो फिर जो नष्ट होते हैं, जो सॉइल्ड नोट्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और आरबीआई को जो करेंसी मैनेजमेंट पर लगभग हर साल खर्चा करना पड़ता है 5,000 करोड़, उसमें हमें एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो इस पूरे कदम से हमें आर्थिक लाभ भी होने की गुंजाइश है। लेकिन इस कदम की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। जैसे जो पॉलीमर नोट होते हैं, वो पेपर नोट की तुलना में बनाने में ज़्यादा महँगे होते हैं, 30 से 60% ज़्यादा महँगे होते हैं। इसके अलावा हमें अतिरिक्त लागत भी झेलना पड़ेगा। जैसे अभी जो हमारे देश में एटीएम्स हैं, वो किसके लिए बने हैं? वो कागज़ी नोट के लिए बने हैं। तो अगर हम प्लास्टिक के नोट लाएँगे, तो हमको अपने एटीएम को उस तरीके से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि वो उसमें जो ढाँचा है, उसमें जो स्ट्रक्चर है, वो प्लास्टिक के नोट के लिए भी सूटेबल हो, प्लास्टिक के नोट भी एटीएम से निकाले जा सके। फिर हमारे देश में जो करेंसी सॉर्टिंग मशीन है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे देश में जो मशीन्स होते हैं, करेंसी सॉर्टिंग मशीन, वो क्या करती हैं? फटे नोटों को अलग कर लेती है, वो नकली नोटों की पहचान करती है, वो अलग-अलग प्रकार के जो नोट होते हैं, उनके अलग-अलग तरीके से ये अलग-अलग करती है। तो हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से कर पाएँगे। हमें अपने देश में वेंडिंग मशीन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वेंडिंग मशीन क्या होते हैं? ऐसे मशीन आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल में होते हैं कि आप उसमें पैसा डालते हैं और फिर आपको जो भी फूड या बेवरेज चाहिए, वो आपको दे देता है। तो इस मशीन को भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अपने देश में प्लास्टिक करेंसी लाएँ, क्योंकि अभी ये कागज़ी मुद्रा पे चलती है, जो हमारे कॉटन वाले नोट होते हैं, पेपर वाले नोट होते हैं, उस पे चलती है। तो हमें प्लास्टिक वाले नोट के अकॉर्डिंग भी इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अपने देश में पूरे के पूरे कैश प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस प्लास्टिक मुद्रा को लाने के बाद चीज़ों को सही तरीके से लेके आगे बढ़ जाएँगे। अब आरबीआई ने जो द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इससे एक अध्ययन करवाया कि क्या अगर हम प्लास्टिक नोट लाते हैं तो इससे हमें पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। तो ट्रेडी के अध्ययन से ये इसके लाभ भी पता चले हैं और इससे संबंधित चिंताएं भी पता चली है। लाभ इससे ये होगा कि प्लास्टिक नोट ज़्यादा समय तक उपयोग में लाए जा सकेंगे, तो प्रिंटिंग कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। तो पूरे लाइफ साइकिल में जो कार्बन फुटप्रिंट है प्लास्टिक नोट का, वो पेपर नोट से कम हो जाएगा। इसके बाद हम जो पॉलीमर नोट हैं, प्लास्टिक के नोट हैं, उनको हम रिसाइकल करके प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो ये भी फ़ायदा है। तो आरबीआई ने जब तेज़ी से अध्ययन करवाया तो इतने सारे लाभ पता चले, लेकिन इससे संबंधित कुछ पर्यावरणीय चिंताएँ भी हैं। क्योंकि जो पॉलीमर है, जो प्लास्टिक है, वो बनता है पॉलीप्रोपिलीन से, जो कि पेट्रोलियम आधारित है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम पेट्रोलियम आधारित इस प्लास्टिक को बनाएँगे, तो प्रारंभिक कार्बन फुटप्रिंट जो है वो ज़्यादा होगा। फिर इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि पॉलीमर नोट से हम अलग-अलग इसको रिसाइकिल करके प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाएँ, तो उसके लिए हमें विशेष रिसाइक्लिंग फैसिलिटी भी चाहिए होगी, तो एक चुनौती ये भी है। और फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि हम पेट्रोलियम पर आधारित इस पॉलीमर को बनाते हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें तो इसके कुछ लाभ भी हैं और इससे संबंधित कुछ चिंताएँ भी हैं। लेकिन इतने सारे लाभों के बावजूद हमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ढूँढने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस प्लास्टिक के नोट को बनाने की बात कर रहे हैं, वो बनता है पॉलीमर सबस्ट्रेट से, और पॉलीमर सबस्ट्रेट बनता है बीओपीपी से, और भारत इस पूरे बीओपीपी का लगभग 1/5 भाग इंपोर्ट करता है, यानी कि 20% इंपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल महँगा हो गया, जो कि हमें अभी जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से बहुत लाज़मी है। तो अगर क्रूड ऑयल महँगा हो जाता है, तो उससे पॉलीमर महँगा हो जाएगा और हमारी करेंसी प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें ज़ोर देने की बात इस पे है कि हम अपने घरेलू क्षमता का विस्तार करें। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन सबको अपने देश में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की योजना लानी चाहिए और घरेलू क्षमता का विस्तार करना चाहिए। फिर एक सवाल ये भी है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में आखिरकार करेंसी को क्यों दोबारा छाप रहे हैं? एक तरफ हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक बार फिर से नकदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार ये विरोधाभास क्यों है?
दरअसल भारत में यूपीआई प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करता है, जो कि रिटेल डिजिटल पेमेंट का लगभग 85% है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो जो करेंसी यानी कि नकद अगर हम सर्कुलेशन में देखें तो अभी भी 41 लाख करोड़ रुपए 2025-26 में हमें देखने को मिली है। एक दशक पहले तक हमारी जीडीपी में आप देखते थे कि 16 से 17 लाख करोड़ करेंसी जो था वो सर्कुलेशन में था, लेकिन 2025-26 में ये 41 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो करेंसी टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमारे देश में 11% से ज़्यादा है, जो ये बताता है कि अभी भी हमारे देश में कैश की मांग बनी हुई है। तो आखिरकार ये कैश की मांग क्यों है? तो हमारे देश में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी कहने का मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें आप देखें तो जो टैक्स के दायरे में अक्सर नहीं आ पाता है, जिसमें जो सामाजिक लाभ होते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा होते हैं, वो सारे मानदंड लागू नहीं हो पाते हैं। हम इसको असंगठित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे देश में बहुत बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है। जो वित्तीय समावेशन है अभी भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लेन-देन हैं जो छोटे हैं, बहुत सारे क्या, जो मोस्टली लेन-देन हमारे देश में होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस वजह से भी कैश की माँग हमारे देश में ज़्यादा है। तो एक तरफ हमारे देश में डिजिटलीकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कैश की माँग बढ़ रही है। कैश की माँग लगातार आप देखें तो 2000 मैंने आपको बताया कि एक दशक पहले 16-17 लाख करोड़ कैश हमारे इकोनॉमी में था और अब 41 लाख करोड़ रुपए जो है कैश हमारी इकोनॉमी में है। तो चूँकि हमारे इकोनॉमी में लगातार कैश की माँग बढ़ रही है, तो इस कैश की माँग को पूरा करने के लिए अगर हम प्लास्टिक नोट को लाते हैं, तो फिर इससे जो ओवरऑल अगर हम देखें तो दीर्घकाल में प्लास्टिक नोट के आने के बाद से हमारा जो फ़ायदा है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो आरबीआई का कदम है, ये एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है और इस कदम का एक इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि 2026 में पहली बार आरबीआई ने ऐसी कोशिश की है। 2009 में पहली बार आरबीआई ने ₹10 के पॉलीमर नोट का प्रस्ताव दिया था। 2012 में पायलट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया था। कोच्चि में, मैसूर में, जयपुर में, भुवनेश्वर में और शिमला में, इन 5 अलग-अलग जगहों पे आरबीआई ने इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। अब इन 5 अलग-अलग जगहों को अगर आप देखेंगे तो इन सभी जगहों की जलवायविक परिस्थितियाँ अलग-अलग है। तो इन 5 अलग-अलग जगहों को चुनने के पीछे का कारण ये था कि अलग-अलग जलवायु की परिस्थिति में ये प्लास्टिक के जो नोट हैं, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं, ये इस बात को समझना। तो 2012 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से इस परियोजना को रोक दिया गया। फिर कुछ तकनीकी चुनौतियाँ भी आ गई थी और 2016 के बाद जो नई नोटों के डिज़ाइन बने, उसकी वजह से भी इस परियोजना को रोकना पड़ा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत पहला ऐसा देश है जो अपने देश में पॉलीमर नोट की बात कर रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर करेंसी की शुरुआत की थी और आज ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से पॉलीमर करेंसी पर आधारित हो चुका है। लगभग 60 ऐसे दुनिया भर के देश हैं जो किसी न किसी रूप में पॉलीमर करेंसी का उपयोग करते हैं, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा देखने को, कनाडा है, यूके है, न्यूजीलैंड है, मेक्सिको है, सऊदी अरबिया है, बारबाडोस है। तो ये सारे देश हैं जो किसी न किसी रूप में पॉलीमर करेंसी का उपयोग करते हैं। तो जो भी वैश्विक अनुभव हमारा अभी तक का रहा है वो ये बताता है कि पॉलीमर करेंसी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा हो पाती है, इनका लाइफ साइकिल जो कॉस्ट है वो कम है अगर हम पेपर करेंसी की तुलना में बात करें, हालांकि इनका प्रारंभिक जो लागत है वो ज़्यादा है। अब आगे की राह हमारे लिए क्या हो सकती है? हमने देखा कि दुनिया भर के जो देश हैं, अलग-अलग देश, वो पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलीमर करेंसी के अपनी कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उनसे लागत बढ़ जाता है। फिर हमें अपने देश में जो पूरा कैश मैनेजमेंट सिस्टम है, कैश प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आगे की राह ये हो सकती है कि हम इस पॉलीमर नोट का जो प्रोजेक्ट है, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सीमित रूप से शुरू करें, फिर हम इसको पूरे राष्ट्र के स्तर पर धीरे-धीरे करके बढ़ाएँ। इसके अलावा ये जो पॉलीमर सबस्ट्रेट है, जिसको अभी हम 20% जिसका हिस्सा हम आयात करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी घरेलू रूप से हम इस पॉलीमर सबस्ट्रेट का उत्पादन बढ़ाएँ। इसके अलावा हम इस पूरे कदम का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और साथ ही साथ इस पूरे प्लास्टिक नोट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें कि पर्यावरणीय दृष्टि से ओवरऑल ये ठीक है या गलत है। फिर हमें एटीएम कैश सॉर्टिंग करना पड़ेगा, कैश प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चरणबद्ध तरीके से हमें अपग्रेड भी करना पड़ेगा ताकि वो प्लास्टिक के नोट को ठीक तरीके से रिकैलिब्रेट करके उसको प्रचलन में ला सकें। इसके अलावा ट्रांजिशन पीरियड में हमें पेपर और पॉलीमर दोनों करेंसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार का जो डीमोनेटाइजेशन है वो नहीं है। इसके साथ-साथ हमें अपने देश में डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट के साथ-साथ करेंसी रिफॉर्म को भी जोड़ा जाएगा, तभी जाके हम इस पूरे प्लास्टिक नोट को अपनी अर्थव्यवस्था में लाने का समावेशी फ़ायदा उठा पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँगे। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा कि ये जो भारत का पॉलीमर करेंसी की ओर कदम है, ये केवल पेपर से प्लास्टिक का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षित, टिकाऊ, एक लागत कुशल
और एक आधुनिक मुद्रा प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। देखिए, अब हालाँकि इस बात की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सरकार आर्थिक लागत, पर्यावरणीय प्रभाव, आयात निर्भरता, अवसंरचना उन्नयन और डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच में कैसे संतुलन स्थापित करती है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से, साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड और पर्यावरण संवेदनशील तरीके से अगर हम इस पूरी योजना का कार्यान्वयन करते हैं, तो ये भारत के लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा कि पॉलीमर करेंसी क्या होता है, आखिरकार पॉलीमर करेंसी की ज़रूरत भारत को क्यों है और भारत में किस तरीके की चुनौतियां इस पॉलीमर करेंसी को लाने से पैदा होंगी और इन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकते हैं। अब इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि पॉलीमर मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलीमर बैंकनोट मुख्यतः बाईएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित होते हैं, सही है। इनका जीवन काल सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। इनमें पारदर्शी सुरक्षा खिड़की जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं सम्मिलित की जा सकती है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। आप इस नोट को डाउनलोड करके जब मन चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जाने से पहले आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो ही आप लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी तुरंत अपडेट आपको मिल जाए। और अगर आपके दोस्त भी आपकी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।